हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज जो कड़वा सच मैं आपको बताऊंगा, उस पर पहली बार में यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। मेरे पास सबूत है कि कैसे कुछ लोग ऑक्सीजन की कमी का फायदा उठा रहे हैं, कोरोना के मरीजों की उखड़ती सांसों के नाम पर कारोबार करने में लगे हैं। जो परिवार वाले अपने पेशेंट का ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, कहीं कहीं से सिलेंडर लेकर आए हैं, ये तस्वीरें देखकर उनके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उनका सिलेंडर नकली हो सकता है। यह उनके मरीज के लिए जानलेवा हो सकता है। जो लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर भरवाने के लिए लाइनों में खड़े हैं, वो एक बार अपने सिलेंडर को चेक कर लें। ये सब जानते हैं कि आजकल सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन को लेकर है। किसी को हॉस्पिटल ने कहा कि अपने पेशेंट के लिए ऑक्सीजन ले आओ, किसी को घर में मरीज के लिए ऑक्सीजन चाहिए, किसी के पास सिलेंडर है, सिर्फ ऑक्सीजन भरवानी है। लोग 2-2 दिन से एक सिलेंडर भरवाने के लिए, रिफिल करवाने के लिए लाइनों में खड़े हैं। लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, जिस सिलेंडर को आप अपने किसी परिजन की जान बचाने वाली संजीवनी बूटी समझ रहे हैं, उसकी सांसों का सहारा समझ रहे हैं, वही सिलेंडर मरीज की जान का दुश्मन हो सकता है। इसीलिए मैं आज आपको चेतावनी देना चाहता हूं। आजकल कुछ ऐसे गैंग एक्टिव हैं, कुछ दरिंदे हैं, जो पैसा कमाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह फायर एक्सटिंग्विशर बेच रहे हैं। या जो लाल रंग का आग बुझाने वाला सिलेंडर आप हर जगह देखते हैं, आजकल कुछ लोग उसी सिलेंडर को रंग रोगन करके, लाल से काला करके, ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह दिखने वाला बनाकर बेच रहे हैं। और यह सिलेंडर खतरनाक है, फट सकता है। इसमें भरी गई ऑक्सीजन इंप्योर हो सकती है, मिलावट के कारण मरीज की जान जा सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 500 से ज्यादा आग बुझाने वाले लाल सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर बरामद किए गए हैं। आप तस्वीरें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप भी सोचेंगे, कोई ऐसा पाप कैसे कर सकता है? इतने संकट के समय में, मुश्किल के समय में कोई इतना लालची, इतना बेदर्द कैसे हो सकता है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दुकान से जब्त किए गए आग बुझाने वाले वो पुराने बेकार सिलेंडर्स हैं, जिन्हें एक फैक्ट्री के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर में बदलने की कोशिश हो रही है। आग बुझाने वाला सिलेंडर लाल रंग का होता है और ऑक्सीजन का सिलेंडर काले रंग का। इसलिए इस बेईमानी के धंधे में सबसे पहले लाल सिलेंडर्स का मेकओवर होता है। इनकी शक्ल सूरत बदल दी जाती है, लाल रंग को उतारा जाता है और फिर सिलेंडर को काले रंग में रंगा जाता है। नोज वाले पोर्शन को सफेद या सिल्वर कलर में पेंट किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के असली सिलेंडर की नोज वाला हिस्सा सफेद रंग का या सिल्वर रंग का होता है। बस इतना करने से आग बुझाने वाला सिलेंडर, ड्राई आइस वाला सिलेंडर, कार्बन डाइऑक्साइड भरने के लिए बना सिलेंडर आधे घंटे में लोगों को सांस देने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में तब्दील हो जाता है। और इसके बाद जालसाज एक काम और करते हैं, सिलेंडर का नोजल बदलते हैं। आग बुझाने वाले सिलेंडर का नोजल हटाकर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला नोजल लगा देते हैं और फिर इसे नया ऑक्सीजन सिलेंडर बताकर बेच देते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 500 से ज्यादा सिलेंडर मौजूद हैं। ये सब आग बुझाने वाले पुराने सिलेंडर हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हैं, जो बेकार हो चुके हैं।
जिनमें जंग लग चुकी है, इन्हें कबाड़ में फेंक दिया गया है। ये किसी काम के नहीं है। अगर इनमें गैस भरी जाए तो फट सकते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री को चलाने वाले बेईमान लोगों ने कबाड़ हो चुके आग बुझाने वाले 70 से ज्यादा सिलेंडर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर्स में तब्दील कर दिया था। इन सिलेंडर्स को काले रंग से पेंट कर दिया। सोचिए कितना खतरनाक काम है। ये लालची लोग कबाड़ से कौड़ियों के भाव खरीदे गए सिलेंडर्स पर रंग रोगन करके नया बनाकर नोजल बदलकर जरूरतमंद लोगों को मुंह मांगे दाम पर बेचने में लगे हुए थे। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने बताया, पुराने फायर सिलेंडर को नया ऑक्सीजन सिलेंडर बताकर ये लोग 15,000 से 17,000 रुपए का बेचते थे। पुलिस ने शादरा के अलीपुर की फैक्ट्री में रेड की, 3 लोगों को सिलेंडर के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये सभी लोग फायर सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर कन्वर्ट करते थे और उसको 15 से 17,000 रुपए तक बेचा जाता था। तकरीबन 500 से भी ज़्यादा ऐसे फायर सिलेंडर दिल्ली पुलिस ने रिकवर किए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के फर्श बाजार थाना पुलिस में एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक टीम बनाई और अलीपुर के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर रेड की गई। उस रेड के दौरान ये तमाम फायर सिलेंडर और फायर सिलेंडर को जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया है, उन सिलेंडर्स को भी दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है। आपको बता दें कि बाकायदा फायर सिलेंडर को ये पेंट किया करते थे काले और सिल्वर रंग में। ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह इसको पूरा तैयार किया जाता था, शेप किया जाता था और उसके बाद इन कन्वर्ट और पेंट किए गए सिलेंडर्स के ऊपर ऑक्सीजन भरने वाली नोजल लगा दी जाती थी और उसको 15 से 17,000 रुपए के अंदर बेचा जाता था। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें फैक्ट्री का मालिक रवि शर्मा भी शामिल है। दरअसल रवि शर्मा पहले से ही फायर सिलेंडर का स्क्रैप का काम करता था, यानी कि जो सिलेंडर एक्सपायर हो जाते थे उनको स्क्रैप के लिए भेजा करते थे। लेकिन इस महामारी के दौर में जब ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, लोग डिमांड करने लगे, तो उसने फायर सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर को कन्वर्ट करने की कोशिश की, उसको बाकायदा पेंट किया ताकि वो ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह लगे और आगे जाकर 15 से 17,000 रुपए में उसको बेचा करते थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कई लोगों को वो इस तरीके से कन्वर्ट किए हुए सिलेंडर बेच चुके हैं। इसकी अभी जाँच की जा रही है। पता चला है इनके पास कई सारे जो एम्प्टी फायर एक्सटिंग्विशर, जो कार्बन डाइऑक्साइड भरने वाला जो सिलेंडर है, वो काफी पड़ा था। दूसरा, वहां पर और भी काम हो रहा था। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो सिलेंडर है उसको टैम्पर करके, उसको कलर निकाल के काली कलर उसको पेस्ट करके, उसको चेंज करके ऑक्सीजन सिलेंडर का जो नासिल वो भी लगवा के इसको ऑक्सीजन सिलेंडर में बदल के इसको बेचने का इनका काम था। उनके पास हमने कई सारे जो सिलेंडर वहां पड़े थे उन सबको हमने सीज किया है, कम से कम 500 से ज्यादा। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, अगर फायर सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में कन्वर्ट किया जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे नोजल लगाई जा रही है, तो फिर उसमें ऑक्सीजन भरने में क्या दिक्कत हो सकती है? और फिर ये लोग खाली सिलेंडर बेच रहे थे तो उसमें क्या दिक्कत है? संकट के समय में अगर कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर तैयार कर रहा है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सवाल टेक्निकल है, तो इसलिए हमने इस बारे में दिल्ली फायर सर्विस के अफसरों से बात की। उनसे ये सारे सवाल पूछे। जब दोनों सिलेंडर की शेप करीब करीब एक जैसी होती है तो फिर इनमें ऑक्सीजन रिफिल करने से क्या नुकसान है, क्या हो सकता है? इस पर दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ ने बताया कि सारी बात प्रेशर की है। फायर सिलेंडर्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बने होते हैं। काफी हाई प्रेशर पर इसमें यह गैस भरी जाती है जो आग बुझाने के काम आती है। अगर इसमें ऑक्सीजन भरी गई तो प्रेशर अलग होता है, और अगर प्रेशर अलग हुआ तो फिर ब्लास्ट का खतरा हो सकता है, सिलेंडर फट सकता है। ये सिलेंडर ह्यूमन उसके लिए नहीं बना कि कोई आदमी इसके अंदर गैस भरे और इसको इस्तेमाल करे। इसके अंदर जंग भी हो सकते हैं, जंग के पार्टिकल हो सकते हैं, इसके अंदर इम्प्योरिटी हो सकती है। और पहली बात, जब वाल्व जो भी लगेगा
ये हाई प्रेशर सिलेंडर है। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है वो 2800 से लेकर 3000 पाउंड पर स्क्वायर इंच के अंदर दाब है उसका, और जैसे ही वो बाहर आएगी तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। अगर इसके साथ मैं कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो कि प्रूवन नहीं है, रिसर्च या साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हार्म द पेशेंट्स। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उच्च दाब पर भरी हुई है, जो लिक्विड रूप में है। जब हमने इसका वाल्व खोला तो ये एक्सपेंड होके बाहर निकली। चूँकि ये बाहर जो प्रेशर है वो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए ये ड्राई फॉर्म में आ गई। इसको एक्सपेंड होने के लिए समय चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है। इस सिलेंडर का इस्तेमाल हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे कि ऐसे किसी सिलेंडर को ह्यूमन यूज़ के लिए या ऑक्सीजन में तब्दील करके बिना टेस्ट और सर्टिफाइड और एक्सेप्टेंस के बगैर यूज़ करना लोगों के लिए हानिकारक। आपने बताया सर कि वॉल पे सीरियल नंबर होता है जो कि टेस्टेड होता है और सिलेंडर पे भी होता है, वो किस जगह पर होता है? ये देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है ISI, इसको आप कर लीजिए। हर एक सिलेंडर का एक यूनिक नंबर होता है और कितने प्रेशर पे वो टेस्टेड है ये भी लिखा होगा। इसमें IS लिखा हुआ है, ISI मार्क्ड। इसी तरह से हर एक वाल्व का एक नंबर होता है, जो ड्राई आइस की वजह से, ये देखिए इस वाल्व में भी ISI है। तो ये चीज़ तो पब्लिक चेक कर ही सकती है कि ये सिलेंडर ISI मार्क्ड है या नहीं है, ये जो इसके ऊपर वाल्व असेंबली है ये ISI मार्क्ड है या नहीं है, और कितने प्रेशर के लिए। क्योंकि हर एक सिलेंडर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो प्रेशर टेस्टिंग करते वक्त भी उसका लिखा जाता है कि इसकी हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग कब हुई और कितने प्रेशर पर हुई। तो अगर ऐसा हो तो फिर आप ऑक्सीजन सिलेंडर पे भी इसी तरीके से होगा, तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर पे सभी पर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक सिलेंडर पे ये मैंडेटरी है कि हर एक सिलेंडर पर जो हाई प्रेशर सिलेंडर है किसी भी गैस के हैं उस पे ISI मार्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका नंबर है, और ये उस नंबर को हम चेक कर सकते हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग जब भी वो परचेज किया गया तो वो उस ISI और उस यूनिक नंबर के बगैर नहीं आएगा। तो फायर ब्रिगेड के अफसर ने 2 बातें समझाई। एक तो हर सिलेंडर के ऊपर एक यूनिक नंबर होता है, उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ISI मार्क होता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने से खतरा हो सकता है, वो उसको कभी भी रेकमेंड नहीं करेंगे। ये 2 अलग तरह के सिलेंडर हैं। अब यही बात हमने मेडिकल एक्सपर्ट से पूछी और उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से समझाया भी। वेदांता में लिवर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अरविंदर सोइन बहुत नामी डॉक्टर हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बताया कि फायर सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर बनाकर बेचना हत्या करने जैसा है, मर्डर जैसा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए और लोगों को चाहिए कि वो अच्छी तरह से देखभाल कर सिलेंडर लें। तो ये बहुत गलत बात है, ये एक तरह का मर्डर है। ये जो बेच रहा है उसको तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो खरीद रहा है उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जो भरने का जो प्रेशर है, जो अमाउंट है, डेट है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो देखना चाहिए और ऑथराइज्ड सेंटर से ही खरीदना चाहिए। किसी तीसरे इंसान से बिना बिल के, बिना सर्टिफिकेट के ये कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो ब्लैक सिलेंडर में ऑक्सीजन होती है और रेड सिलेंडर में जो फायर एक्सटिंग्विशर वाला सिलेंडर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दूसरा नुकसान यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी उसमें हो सकती है और अगर उसके अंदर ऑक्सीजन भरी जाए तो वो सिलेंडर उतने प्रेशर के लिए बना नहीं है जिससे आप उसके अंदर ऑक्सीजन भर लें, और वो ऑक्सीजन फिर वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो ये ध्यान रखें कि सही ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक कलर का ऑथराइज्ड शॉप से और डीलर से लें और सर्टिफिकेट के साथ लें। तो थोड़ी सावधानी बरतिए। मजबूरी में, तकलीफ में, परेशान होकर यहां वहां से सिलेंडर मत खरीदिए, क्योंकि एक्सपर्ट बता रहे हैं इस तरह के सिलेंडर से मरीज की जान को खतरा हो सकता है और उसके परिवार वालों की जान भी इस प्रोसेस में जा सकती है। इस तरह के सिलेंडर्स ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर्स में काम करने वाले कर्मचारियों की जान भी ले सकते हैं और आप रिफिल करने के लिए वहां खड़े हैं तो आपकी जान पर भी बन सकती है। इसलिए बहुत बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। असल में आग बुझाने वाले सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। इन सिलेंडर्स को भले ही बाहर से रंग दिया जाए लेकिन अंदर से इनकी सफाई तो नहीं होती। अगर इसमें कचरा हुआ, लोहे का बुरादा हुआ, गंदगी हुई और उसमें ऑक्सीजन भर दी, मरीज को दे दी तो जान जा सकती है।
और चूंकि सिलेंडर एक निश्चित प्रेशर वाली क्षमता के होते हैं, अगर उसमें ज्यादा गैस भर दी गई तो ब्लास्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आग बुझाने वाले सिलेंडर कबाड़ से खरीदकर उन्हें रंग पोत कर बेचा जा रहा है। इसका मतलब वो सिलेंडर रिजेक्ट हो चुके हैं, वो किसी काम के नहीं है, इसलिए खतरा बहुत बड़ा है। अगर आप उन्हें नया समझकर खरीदते हैं, उसमें गैस भरवाने पहुंच जाते हैं, तो रिफिलिंग सेंटर में ब्लास्ट हो सकता है, सिलेंडर फट सकता है। कल इसी तरह की घटना लखनऊ में हुई थी, 3 लोगों की जान गई थी। मैंने उसकी तस्वीरें आपको आज की बात में दिखाई थी। यहां पुराने सिलेंडर में गैस भरते वक्त सिलेंडर फट गया, पूरा रिफिलिंग सेंटर उड़ गया। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 5 लोग बुरी तरह जख्मी हैं, इस वक्त हॉस्पिटल में। तो इसलिए प्लीज सावधान रहिए। अगर कोई सस्ते में बिना रसीद के, बिना सर्टिफिकेट के सिलेंडर बेच रहा है तो सिलेंडर को बिल्कुल मत खरीदिए, पुलिस को खबर दे दीजिए। क्योंकि अभी तो एक गैंग दिल्ली में पकड़ा गया है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी तो पूरे देश में है। पूरे देश में लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आपके शहर में भी कोई बेईमान आपकी मजबूरी का फायदा उठाए। ऐसे राक्षस हर जगह एक्टिव हैं। कोरोना के साथ इन राक्षसों से, इन दैत्यों से भी, इन लालची लोगों से भी लड़ने की और बचने की जरूरत है। मुश्किल वक्त है। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा जब शाहदरा से ऑफिस के लिए निकल रहे थे, उसी वक्त उन्हें ऑक्सीजन को लेकर एक और रैकेट के बारे में पता चला। यह रैकेट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जमाखोरी और उसकी कालाबाजारी करने वाले चला रहे थे। जतिन ने बताया कि दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में एक रेस्टोरेंट के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को मनमाने दाम पर बेचा जा रहा था। कुछ लोग चाइना से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स 20 से 25 हजार रुपए मंगा लेते हैं और उन्हें ऑनलाइन 60 से 70 हजार रुपए में बेच रहे थे। पुलिस को पता चला लोधी कॉलोनी के एक रेस्टोरेंट में यह पूरा रैकेट चल रहा था। जब रेड हुई तो यहां से 9 लीटर और 5 लीटर की कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के 32 बॉक्स मिले। इसके साथ साथ थर्मल स्कैनर का एक बॉक्स और N95 मास्क के कई बॉक्स भी बरामद हुए। पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है, उन्होंने गोडाउन का एड्रेस भी बता दिया। जब वहां रेड हुई तो पता चला कि जिस वक्त दिल्ली में कई मरीज एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, ऐसे में ये लोग सांसों का सौदा कर रहे थे और उनके पास 400 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मौजूद थे। चल रहा है तो होटल खोल के दुनिया को मिल रही है यहाँ पे। यादी को बोला दे। ये देखो कंसंट्रेटर कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? ये देखो, ये तो होटल में दुकान खुला हुआ है। चलो भाई लौट कर चलिए, आइए आप भी आइए। जाओ इधर ही है। हमने कहाँ जाओगे कहाँ, ये बताओ मेरे को। सर हम कहीं नहीं जा रहे। वही तो बता रहा हूँ, जाओगे कहाँ? लेके आओ गाड़ी, लगा यहाँ। यही वो 4 लोग हैं जो कि बंद रेस्टोरेंट के अंदर ऑनलाइन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग करते थे। 20 से 25 हजार रुपए में चाइना से ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाते थे और उसके बाद 70 हजार रुपए तक जो लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऑनलाइन बेचा जाता था। ये पीछे आप सभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देख रहे हैं। तकरीबन 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इनके पास से बरामद किए गए हैं, कुछ रेस्टोरेंट के अंदर से, कुछ दिल्ली के ही एक फार्म हाउस के अंदर ये सभी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को स्टोर किया हुआ था।
हालांकि पुलिस का कहना है कि इन चारों से अभी पूछताछ की जा रही है। साथ ही रेस्टोरेंट का जो दूसरा स्टाफ है उनसे भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी। और अभी तक ये कई लोगों को इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग करके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेच चुके हैं। एक गूगल पे यानी कि ऑनलाइन पर इन्होंने एक पोर्टल बनाया था। पोर्टल के जरिए लोगों को कांटेक्ट करते थे और लोगों को उसके बाद बिल के जरिए ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेचा करते थे। हालांकि मैट्रिक्स के नाम से ये जो बिल है वो दिया जाता था। इन चार लोगों में से एक उसी रेस्टोरेंट का मैनेजर है, तो दूसरा मैट्रिक्स कंपनी से जुड़ा एक अधिकारी भी है। साथ ही किस सोर्स से ये लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को भारत लाते थे उस सोर्स को भी खंगाला जाएगा, जिसके लिए कस्टम के अधिकारियों से भी संपर्क किया जाएगा। जब लोगों की ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की इतनी जरूरत है, लोग घरों में अपने मरीज की सांसों को संभालना चाहते हैं, ऐसे वक्त में ये लोग किस कदर बेईमानी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह गैंग पिछले कुछ दिन पहले एक्टिव हुआ था और अब तक 50 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मनमानी कीमत पर बेच चुका है। पूछताछ में ये सामने आया कि खुल्लर फार्म्स मांडी गांव में भी इनका स्टोर है और वहाँ से कॉन्सेंट्रेटर और बाकी सामान बरामद हो सकता है। वहाँ पे फौरन रेड की गई और वहाँ से भी करीब 387 कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए गए। ऑल इन ऑल 419 ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए गए और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। और हम इस कोशिश में है कि हम कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जल्द से जल्द जनता को रिलीज़ किए जाए ताकि जितने सिटीजन्स की जान बच सके इनके द्वारा वो हो। सर, एक रेस्टोरेंट के अंदर ये पूरा एक तरीके से रैकेट चल रहा था। कहाँ से ये लोग ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाते थे, कितने में मंगाते थे और आगे कितने में बेचते थे? ये प्रारंभिक जांच में जो सामने आया है, जो इनके बिल्स और इनवॉइसेस हम लोगों ने देखे हैं, उसमें करीब 20 से 25 हज़ार रुपये में ये इंपोर्ट करते थे ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। और फिर उसके बाद आगे ये लोग मुंह मांगे दाम पे किसी को 50,000, किसी को 60,000, किसी को इवन 70-71 हज़ार में इन्होंने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बेचे हैं। तो प्रारंभिक जांच में यही सामने आया कि ना केवल ये होर्ड कर रहे थे इस प्रकार का लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, बट उसकी ब्लैक मार्केटिंग करके उसको एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे बेच भी रहे थे। मैंने तो आपको 2 एग्जाम्पल दिखाए हैं, लेकिन कितनी बड़े पैमाने पर बेईमानी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, पाप हो रहा है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें 200 से ज्यादा मामले दवा और ऑक्सीजन को लेकर ऑनलाइन चीटिंग और फ्रॉड के हैं। कितने बड़े पैमाने पर कोरोना के संकट से परेशान लोगों को लूटने की कोशिश की जा रही है। इनके अलावा अलग अलग जगहों पर रेड की गई हैं, मेडिसिन और ऑक्सीजन इक्विपमेंट बरामद किए गए हैं, 144 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और सिर्फ दिल्ली में क्यों, उत्तर प्रदेश में ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन हुआ है। 117 लोग अरेस्ट हुए। इनके पास से 1082 इंजेक्शन, 1263 ऑक्सीजन सिलेंडर, 818 ऑक्सीमीटर और 52 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे मनमानी रकम वसूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के इलाज में काम आने वाली जो दवाएं, जो ऑक्सीजन, जो सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए गए हैं, उन्हें पुलिस के मालखाने में रखने के बजाय उन हॉस्पिटल्स को दिया जा रहा है जहां उनकी वाकई में जरूरत है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जनहित याचिका में दिए गए आदेश के अनुपालन में मुख्यालय के द्वारा सभी पुलिस प्रमुखों को अब तक पुलिस कार्रवाई के दौरान जब्त की गई जीवन रक्षक औषधियों, इंजेक्शन तथा ऑक्सीजन सिलेंडर को वैधानिक प्राविधानों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए तत्काल जिला प्रशासन से संपर्क करते हुए इसको रिलीज करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि जो सही दवाइयां हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उसका उपयोग किया जा सके तथा जो हमारे पीड़ित व्यक्ति हैं उससे इसका लाभ मिल सके। मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है जो यूपी पुलिस ने किया। जो कुछ जब्त किया वो वाकई में मरीजों के काम आए और तुरंत उनके काम आए। कब तक वो
वरना हवालातों में और मालखानों में पड़ा रहता। बाकी राज्यों में भी पुलिस को इसी तरह का काम करना चाहिए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 2 उदाहरण मैंने आपको बताए, लेकिन कई इलाके हैं जहां पर ऐसे गैंग एक्टिव हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मजबूर लोगों से 3 से 4 गुना कीमत वसूल रहे हैं। गुरुग्राम में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट और पुलिस ने मिलकर 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इनके पास से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। पता चला ये लोग महाराष्ट्र से गैस सिलेंडर लेकर आए थे और गुरुग्राम में इन्हें मनमानी कीमत पर बेच रहे थे। एक सिलेंडर के लिए 30 से 34 हजार रुपए तक वसूल रहे थे। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 2 घंटे में इस गैंग ने 250 सिलेंडर बेच भी दिए। अब यह कालाबाजारी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी भी दिल्ली में कई लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। जिन्हें हॉस्पिटल में आईसीयू बेड नहीं मिल पाते, उनके अपने सोनीपत, रोहतक, मेरठ तक भी जाकर ऑक्सीजन के सिलेंडर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कौन अपने किसी परिजन को तड़पते हुए देख सकता है, अपनी मां को, अपने पिता को, अपने बेटे को। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट के बाहर, रिफिलिंग पॉइंट्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें रोज लगती हैं। लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ कि जब दिल्ली को उसके कोटे की 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, यानी दिल्ली को एक दिन में जितनी जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उतनी ऑक्सीजन मिली। और फिर अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को थैंक यू कहा, लेकिन साथ साथ यह भी कहा कि सिर्फ एक दिन सप्लाई से काम नहीं चलेगा। जब तक कोरोना की सेकेंड वेव है, तब तक दिल्ली को रोज इसी तरह ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी चाहिए। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सीजन आने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। अब ये अच्छी बात है कि कोर्ट के निर्देश के बाद, केंद्र सरकार के प्रयासों के बाद दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी फिलहाल तो पूरी हो गई है और उम्मीद करनी चाहिए कि ये सप्लाई जारी रहेगी। अब हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मरीजों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन कई शहरों में आज भी लोग सिलेंडर को लेकर रिफिल करवाने के लिए लाइनों में खड़े दिखाई दिए। आज भी लोग अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन ढूंढते दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ऐसे लोगों को लेकर है जो इस संकट का फायदा उठाने में लगे हैं। कोई नकली सिलेंडर बेचने में लगा है, तो कोई ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने में मशगूल है। ये लोग समाज के दुश्मन हैं। ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए जितनी सजा दी जाए कम है। हम ऐसे लोगों के कारनामों के प्रति आपको सावधान करते रहेंगे, ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे। कल मैंने आपको दिखाया था कैसे उल्लासनगर के घरों में अनहाइजीनिक तरीके से आरटीपीसीआर और बायोस्वाब किट बनाई जा रही थी। उसकी तस्वीरें देखी आपने। आज इसके बारे में और जानकारी मिली। पता यह चला कि उल्लासनगर के संत ज्ञानेश्वर इलाके में कोरोना टेस्ट में काम आने वाली कॉटन बड्स 1 साल से बनाई जा रही थी। यानी यह गोरखधंधा पिछले साल जब कोरोना पीक पर था उस वक्त शुरू हो गया था और चल रहा था। कल मैंने खबर दिखाई, असर यह हुआ कि इस इलाके में बनी कॉटन बड्स जहां जहां सप्लाई की गई उन सब जगहों पर मौजूदा किट से कोरोना टेस्ट बंद कर दिया गया। अब पुलिस और महानगर पालिका की टीमें रेड कर रही हैं।
हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि उल्लासनगर पुलिस की 7, महानगर पालिका की 6 और एफडीए की 4 टीमें आज संत ज्ञानेश्वर नगर पहुंची। बहुत सारे घरों की तलाशी ली गई। बड़ी संख्या में कॉटन बड्स को जब्त किया गया। किट बनाने के काम में लगे 6 लोगों से पूछताछ के आधार पर आज पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर महेश केसवानी उर्फ रबर वाला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। महेश केसवानी ने ही उल्लासनगर में रहने वाले गरीब परिवारों को आरटीपीसीआर और बायोस्वाब किट बनाने का काम दिया था। पुलिस ने महेश केसवानी के ऑफिस, गोडाउन और अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। फिलहाल महेश केसवानी तो फरार है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। किट बनाने के काम में लगे लोगों ने पुलिस को बताया कि पिछले साल मई में उन्हें इस तरह की किट बनाने का काम मिला था। महेश केसवानी ने 1 साल से इन लोगों को यह किट बनाने का काम दिया हुआ था। उल्लासनगर महानगर पालिका ने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है और इस मामले में आज उल्लासनगर महानगर पालिका के कमिश्नर ने सभी दलों की एक मीटिंग भी बुलाई। महानगर पालिका के अफसरों ने इसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन के अफसरों के साथ भी एक मीटिंग की। हम उल्लासनगर के संत ज्ञानेश्वर नगर में आए हैं। पुलिस और एफडीए की टीम यहाँ पर पंचनामा कर रही है। जो ठेकेदार हैं जिन्होंने ठेका दिया था इस कोरोना किट को बनाने का, उनका ये गोडाउन है। पुलिस एफडीए की टीम के साथ और महानगर पालिका जो उल्लासनगर है उनके हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के साथ यहाँ पर पूरा पंचनामा कर रही है। जांच की जा रही है कि जो ठेका है वो कहां से दिया गया था, किस कंपनी ने ये ठेका दिया था और इस ठेके देने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि पूरी मशीन से किया जाने वाला ये काम है। आखिर लोगों के जरिए ये काम क्यों कराया गया और संक्रमण का कितना खतरा है। बीजेपी के विधायकों ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की जांच होनी चाहिए। तो इसमें क्या मामला है, इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो अब आगे बढ़ा दी जा चुकी है। उल्लासनगर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। असल में जिन लोगों के घरों में कॉटन बड बनाने का काम हो रहा था उन लोगों ने बताया उन्हें तो कॉन्ट्रैक्टर ने काम दिया, 1000 बड्स बनाने के 20 रुपए देता था। इन लोगों को तो यह मालूम ही नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं और वो जो बना रहे हैं उसका इस्तेमाल क्या है। इन लोगों ने बताया उन्हें न तो कोई ट्रेनिंग दी गई और ना ही उन्हें साफ सफाई सुरक्षा के बारे में बताया गया। यहां तक कि किट बनाने वालों को न तो सैनिटाइजर दिया गया था, न ही ग्लव्स पहनने को कहा गया था। कोरोना किट बनाए जाने का मामला है, तो ये कितने दिन से यहाँ पे चल रहा था? यहाँ तो करीब 2.5 साल से चल रहा था। 2.5 साल से ही चल रहा था। 1.5 साल से चल रहा था। कितने घरों में यहाँ पर ये बनवाया जा रहा था? सो हम नहीं कहेंगे, लेकिन करीब करीब बहुत इधर से आते जाते देखते थे, सबको लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं। सब बनाते थे? सब कोई बनाते थे। बच्चे बनाते थे, बड़े बनाते थे, महिलाएं बनाते थे, हाँ सब बनाते थे। अच्छा, और कितना इसका मिलता था पैसा? 20 रुपए 1000। कितने दिन से ये बन रहा था यहाँ पे? और कितना अगले साल बना था। पिछले साल? हाँ, अगले साल बना था और ये साल में दिया है। अच्छा, हाँ तो हम लोग हाथ नहीं लगाए। अच्छा, कितना मतलब पैसा मिलता था? 1000 का 20 रुपया। 1000 बनाओ 20 रुपया? 20 रुपया। अच्छा, हाँ। और उसका थैली और उसका रुई और उसका स्ट्रिप जो है हाँ। वो सामने से देते थे? हाँ, वो तो पैकेट में देते थे, हाँ। बॉक्स में, फिर ये लोग लाते थे अपना बनाते थे। अच्छा, तब तक आपको कोई जानकारी थी कि ये इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, कुछ नहीं मालूम नहीं था हमें। आपको कोई ट्रेनिंग दी गई थी क्या कि मतलब कैसे बनाया जाना चाहिए? क्या बताया नहीं, गया था? कुछ नहीं बताए। अच्छा, आप सिर्फ बनाओ? हाँ, कोई ट्रेनिंग नहीं? नहीं। कोई यहाँ पर सैनिटाइजेशन करने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, जमीन पे रखना है? कुछ नहीं बताए ना। कुछ नहीं बताए? कंपनी वाला बताते तब ना कुछ करता कोई। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं बताए तो लोग अपना बनाना चालू कर दिए। जैसे हम लोग माल बनाते हैं, बक्कल, हाँ, माथे का बक्कल बनाते हैं हम लोग, उसी तरह से वो लोग अपना करने लगे। इस मामले में हमने एक एफआईआर दर्ज किया है, आईपीसी 269, 270, 420 और जो अन्य धाराएं हैं इसके बारे में वो लगाई गई है। इसके साथ एपिडेमिक डिसीज एक्ट का सेक्शन भी लगाया गया है। एक्यूज्ड अभी फरार है, उसकी अरेस्ट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अरेस्ट होने के बाद आगे की तहकीकात की जाएगी। एक्यूज्ड का जो फैक्ट्री है, गोडाउन है, वहां पे हमारे सर्च चल रहे हैं। जब खबर हमने दिखाई तो इसका एक और असर यह हुआ कि आज उल्लासनगर महानगर पालिका ने सर्कुलर जारी किया और संत ज्ञानेश्वर नगर में बन रही कोरोना किट के डिस्ट्रीब्यूशन पर पाबंदी लगा दी। उल्लासनगर के अलावा कल्याण, बदलापुर, मुंब्रा और आसपास के जिलों में भी ऐसे किट के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाई गई है। सर्कुलर में ये क्या है कि उल्लासनगर के मेडिकल एसोसिएशन और कल्याण के मेडिकल एसोसिएशन को कहा गया है ये स्वैप जहाँ
आपने डिलीवरी किए हैं उनको रोका गया है, क्योंकि वो जो हिसाब से बनाए जा रहे थे वो गलत तरीके से बनाए जा रहे थे। उनको रोकने का काम हमारे कारपोरेशन ने किया है। हमारे कारपोरेशन ने रिपोर्ट पुलिस को भी दी है, कारपोरेशन ने रिपोर्ट एफडीआई को भी दी है। एफडीआई के अधिकारी 2 दिन से उल्लासनगर में कल से बैठे हैं, पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी चालू है। वहाँ पे जो केसवानी करके जो रबर कारखाना है वहाँ का उन्होंने वो लोगों को, वहाँ के लोगों को दिया था। उल्लासनगर मेरे प्रभाग में ज्यादातर इंडस्ट्री एरिया और वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ के छोटी मोटी चीजें जो है वो बिस्किट होगा, बिस्किट पैकेट होगा या ऐसी कुछ चीजें है जो लाइट का सामान, थोड़ा पिन का सामान, ये रेडीमेड का चॉकलेट बनाना, ये सब वहाँ पे लोकल घरों में बनता है। तो ये वहाँ के कारखानों वालों ने उनको दिया होगा 10, 15, 20 रुपए से, मेरे ख्याल से मैंने सुना है 20 रुपए में 1000 स्कीम ऐसा कुछ वो किया था। लेकिन वो उनको कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई दवाई नहीं, ऐसा वो डायरेक्ट करते थे बच्चों के हाथ से, तो गलत था। कितना गलत था। सोचिए, जिन लोगों को एक कॉटन बड बनाने के लिए सिर्फ 2 पैसे मिल रहे हो, 100 कॉटन बड बनाने पर सिर्फ 2 रुपए मिलते हो, वो सैनिटाइजर कहां से खरीदेंगे? जहां बड्स बन रही हैं उस जगह को सैनिटाइज कैसे करेंगे? ये गरीब लोग हैं। क्या ये कॉटन को स्टरलाइज कर सकते हैं? क्या ये ग्लव्स खरीद कर पहन सकते हैं? क्या ये कॉटन बड्स को पैक करने के लिए इन सारे कंडीशन का ध्यान रख सकते हैं? इसकी तो उम्मीद नहीं की जा सकती। और दूसरी बात है, जिन गरीबों को यह पता नहीं कि वो बना क्या रहे हैं, उसका उपयोग क्या है, वो कहां यूज होगा, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूरवार तो वो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कॉटन बड बनवाने का काम इन लोगों को दिया, जिसने 2 पैसे में लोगों को कोरोना बांटने का इंतजाम तक कर दिया। इसलिए पुलिस को महेश केसवानी को तो पकड़ना ही चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि उसने ये टेस्टिंग किट्स कहां-कहां, किन-किन इलाकों में सप्लाई की है, जिससे प्रशासन उन सभी किट्स को जब्त कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा या इस काम में देरी हो गई तो न जाने कितने लोग कोरोना से इन्फेक्ट हो जाएंगे। लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को इसलिए भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस महामारी ने गांव में पैर पसार लिए हैं। हमारे रिपोर्टर्स बहुत सारे गांव में गए। गांव की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। कोरोना के वायरस का कहर दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, लखनऊ, अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, पुणे, नासिक जैसे बड़े बड़े शहरों को किस तरह से सता रहा है, ये आप जानते हैं। कई बार इसकी डिटेल में खबरें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन आजकल लोग पूछते हैं कि गांवों का क्या हाल है। लोग पूछते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव कहीं गांवों में तक तो नहीं पहुंच गई? क्या शहरों की तरह गांव में भी तबाही तो नहीं मचाई? तो आज मैं आपको गांवों का आंखों देखा हाल दिखाऊंगा। हमारे रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन्स खतरा उठाकर आज कई गांवों में गए। उन्होंने देखा कोरोना वायरस के कारण गांवों में भी मौत बरस रही है। गांव उत्तर प्रदेश के हों या गुजरात के, महाराष्ट्र के या मध्य प्रदेश के, हर जगह एक जैसा हाल है। रिपोर्टर्स ने देखा कि गांव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। मध्य प्रदेश में मालवा जिले के एक गांव की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीरें दिल दुखाने वाली हैं। शहर के हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बेड नहीं है, गांव में हॉस्पिटल है ही नहीं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पर एक जरा सी झोपड़ी है। इसलिए गांव के लोग अब झोला छाप डॉक्टर्स के रहमो करम पर हैं। और हालत यह है कि कोरोना टेस्ट तो दूर की बात, जिसको बुखार, जुकाम, खांसी हुआ, गांव का डॉक्टर उनको भी कोरोना की दवा देना शुरू कर देता है। जिसकी थोड़ी सी हालत खराब हो उसे एडमिट कर लिया जाता है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जो खुले आसमान के नीचे चल रहा है। मरीजों को जमीन पर लेटाकर ड्रिप लगाई जा रही है, दवा की बोतल पेड़ पर लटकी है और इसी तरह इलाज चल रहा है। हालांकि इसे इलाज कहना भी बड़ी गलती होगी। एक लाइन से कई मरीज लेटे हुए हैं।
जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई तो जिले के सीएमओ, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक झोला छाप डॉक्टर जो इलाज कर रहा था फरार हो गया। जांच टीम को खेत में बड़ी मात्रा में खाली इंजेक्शन और बॉटल्स मिली। इसके साथ ही कुछ इंजेक्शन और ग्लूकोज की बॉटल्स को जलाकर खत्म करने के सबूत भी मिले। अब पुलिस ने इन झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब वक्त महामारी का है, संकट का है, तो जो गांव में झोला छाप डॉक्टर रहते हैं वो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। प्रशासन को गांव की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए और गांव में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए जिससे ऐसे हालात पैदा ना हो। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने यह काम शुरू किया है क्योंकि यूपी के गांव का हाल भी काफी बुरा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना के खिलाफ अभियान चल रहा है। यूपी सरकार की टीमें गांव में घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं, कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, निगरानी समितियां बनाई गई हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार बख्शी का तालाब इलाके के एक गांव में गई। गांव में सैनिटाइजेशन किया जा रहा था। निगरानी समिति घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल देखा जा रहा है। रुचि ने बताया कि ज्यादातर गांव में लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार के सिम्टम्स हैं, लेकिन ये लोग टेस्ट कराने से बचते हैं। सरकारी टीमें गांव में लोगों के घर जाकर मुफ्त में कोरोना टेस्ट कर रही हैं, लेकिन लोग टेस्ट कराने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते। लखनऊ के बख्शी का तालाब का ये हरदौरपुर ब्लॉक है और ये भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र है। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है। गांव में लोगों की टेस्टिंग हो रही है, कोरोना की टेस्टिंग। मुश्किल होती है यहाँ गांव वालों को जमा करके उनका टेस्ट करना, क्योंकि गांव के लोग अभी भी नहीं मान रहे कि कोरोना उनके गांव तक पहुंच गया है। मेरे हिसाब से नंबर ऑफ केसेस काफी राइज हो चुके हैं पिछली बार की कंपैरिजन में। उसी का जो रूप है वो हमें ग्राम पंचायतों में भी दिख रहा है। पहले जो था वो शहरों तक ज्यादा सीमित दिख रहा था, लेकिन इस बार क्योंकि केसेस ज्यादा हैं तो गांव तक भी लोगों पहुंचा। और बख्शी का तालाब बीइंग अ ब्लॉक, ये शहर से बहुत जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग शहरों में रेगुलर जाते रहते हैं, तो उस वजह से भी केसेस गाँव में दिख रहा है। इस तरह से जो बख्शी का तालाब की इस गांव की कहानी है, यूपी के गांव की कहानी है। बहुत गांव से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ लोगों को बड़े पैमाने पे कोरोना हो रहा है, लेकिन गांव वाले एक तो मान नहीं रहे हैं, दूसरा जब तक टेस्ट ना हो जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि उनको कोरोना की वजह से ही बीमारी आई है। डर तो मैडम हाई है, एक दूसरे के घर कोई नहीं जा सकता है, कहीं बैठ भी नहीं सकता है, इतना तो डर लगता है। किसी के बुखार जुकाम है तो अपना ही इलाज करता, अपने घर में रहता। ज्यादा गंभीर है पैसा वाला वो भर्ती होता है, एक तो अस्पताल में कहीं भर्ती भी नहीं ली जाती। सर्दी जुकाम बुखार ऐसे ही है सब। कितने लोगों को हो रहा होगा? अरे छोटे से लगा के, बच्चे से लगा के, बूढ़े तक सब है। अब इसके विषय में क्या बताएं, कोरोना है क्या है। जैसे कि सर्दी बुखार जुकाम यही सब हो रहा है, तो यही बस। ज्यादा बड़ी तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं? जी, बहुत ही ज्यादा तादाद में बीमार हो रहे हैं। देखा जाए तो पिछली वाली से उससे ज्यादा ही हो रहे हैं। गांव में जो लोग हैं उनको सर्दी, जुकाम, खांसी है, सिम्टम्स हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं कराना चाहते। लोग अपने परिजनों को हॉस्पिटल में ले जाना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांवों में लोगों ने बताया कि ये फैल गया कि जो हॉस्पिटल जाएगा फिर बचकर वापस नहीं आएगा। टेस्ट कराएंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसलिए लोग दूर रहना चाहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से एक्शन हो रहा है। यूपी के गांव में 9 मई तक टेस्टिंग और ट्रेसिंग का अभियान चलेगा। सरकार ने 12,016 निगरानी समितियां बनाई हैं और इन समितियों को 13,153 ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर दिए गए हैं। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिखें उनका तुरंत टेस्ट किया जा सके, इसके लिए निगरानी समितियों को 10 लाख से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट दी गई हैं। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या जिनको दवा की जरूरत लगती है उन्हें तुरंत दवा दी जा रही है। इसके लिए निगरानी समितियों को 10 लाख मेडिकल किट सरकार की तरफ से दी गई हैं और लोगों ने बताया कि ये मेडिसिन के किट उनको मिली है और इनको फायदा भी हुआ है। कोरोना पर काबू पाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये जो कोशिश की है वो काबिल तारीफ है। अगर इसे जमीन पर सही ढंग से इंप्लीमेंट किया गया तो मुझे लगता है इसका फायदा जरूर होगा।
उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलने पर रोक लगेगी। लेकिन यह बात भी सही है कि धीरे धीरे कोरोना के खतरे को गांव के लोग महसूस करने लगे हैं, सावधानी बरतने लगे हैं। और इसका एक उदाहरण गुजरात में मिला, लोगों की समझदारी का। निर्णय कपूर ने बताया कि जिन गांवों में कुछ दिन पहले तक कोरोना से दर्जनों लोगों की मौत हो रही थी, वहां गांव वालों ने खुद पर पाबंदियां लागू की हैं, अपने लिए खुद ही आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं और नतीजा यह हुआ है कि गांव में हालात सुधरने लगे हैं। निर्णय आज अहमदाबाद के पास चलोड़ा गांव गए। कोरोना की वजह से इस गांव में 10 दिन में करीब 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद गांव वालों ने खुद से ही 15 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला किया। गांव के स्कूल को 25 बेड के आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी इन्हें दान में मिला। सभी लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगे। असर यह हुआ कि पिछले 4 दिन से गांव में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई और नए मरीजों की संख्या कम हो गई। जो मृत्यु यहाँ पे हुई है पिछले 15 दिनों में, करीब 50 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है और उनके केसेस भी पॉजिटिव थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव की हालत क्या रही होगी। और फिर जब सरकार ने 1 मई से अभियान चलाया, मारू गांव कोरोना मुक्त गांव, यानी मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव है, और उसके बाद कुछ उपाय जब किए गए, तब जाके फिलहाल यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में आई हैं। यहाँ के गांव वाले बता रहे हैं कि ये जो आइसोलेशन सेंटर यहाँ बनाया है, ये भी गांव वालों ने इनफैक्ट खुद इनिशिएटिव लेके बनाया है। लायंस क्लब की मदद भी इसमें ली गई है। इसमें 3 पेशेंट थे आज सुबह तक, लेकिन उनकी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्हें अहमदाबाद की तरफ शिफ्ट किया गया है। तो ये एक आइसोलेशन सेंटर ज़रूर बनाया गया, लेकिन उससे पहले गांव के अंदर कोरोना अपनी त्रासदी का एक विकराल रूप ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका था। अभी 3-4 दिन में तो डेट नहीं हुई है, पर उससे पहले 10 दिन में लगभग 50 एक डेट हो चुके हैं गांव में। और इस परिस्थिति निर्माण होने का कारण ये है, गांव में रैपिड टेस्ट और हॉस्पिटल सरकारी दवाखाना में जो होते थे वो नेगेटिव सबको देते थे, सभी के नेगेटिव आए। इसलिए गांव के लोग वहाँ तो नेगेटिव है करके घूमे और सबने कोरोना फैलाया। सरपंच लोग और तलाटी लोगों ने ऐसा सर्कुलर से पास किया लगभग 10-15 दिन से कि गांव में किसी भी दुकान या मेडिकल या डेयरी के सिवा और जो दवाखाने हैं उसके सिवा कोई भी खुला नहीं रह सकेंगे, और जो रखेंगे उसको दंड दिया जाएगा। अभी गांव की परिस्थिति 3-4 दिन से सुधारात्मक है। अभी कोई डेथ हुआ नहीं है 2-4 दिन में, पहले ज़्यादा था, लेकिन अब परिस्थिति कंट्रोल में है। गांव के लोग कितने समझदार हैं, इसकी कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश से हमारे कैमरा पर्सन ने भेजी। असल में भोपाल में जो हमारे संवाददाता हैं अनुराग अमिताभ, वो दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अनुराग आइसोलेशन में हैं, तो फिर कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी भोपाल के आसपास के गांव में गए। प्रदीप ने बताया कि ज्यादातर गांव में सन्नाटा है, लोग घरों में बंद हैं, बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे। किसी को अगर खांसी बुखार है, कोई सिम्टम्स हैं, तो घर में ही इलाज हो रहा है। इन्हें डर है कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो वहां इतनी भीड़ है कि इलाज के बदले कहीं कोरोना लेकर ना लौटे। इसलिए गांव वालों ने फैसला किया कि घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। गाँव में सब बैठ उठे तो समझा देते हैं, जो है कोई ज़्यादा बैठ उठ भी नहीं रही है। आदमी समझ रहा है कि यार कपड़ा कौन कैसा आदमी है जाए। भाई साहब सब बढ़िया सुकून में है, कोई परेशानी नहीं है। सर गांव में थोड़ा बहुत बुखार आता है तो रात से चले जाते हैं, इलाज करवाने के बाद सही हो जाता है पेशेंट, और घर से बाहर भी नहीं निकलता सर। पब्लिक घर में से बाहर भी नहीं निकलती, सब मास्क लगा कर रहते हैं। 2 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी थी, सावधान किया था कि अगर कोरोना वायरस गांवों तक पहुंच गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वायरस गांव तक पहुंच तो गया है, लेकिन गांव वाले जो समझदारी दिखा रहे हैं, जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल को लागू कर रहे हैं, उससे उम्मीद जगती है कि वो कोरोना को मात दे देंगे, हालात जल्दी काबू में आएंगे। अब गांव वाले तो समझदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन शहरों में लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, आज भी कोरोना को न्योता दे रहे हैं। इसकी तस्वीरें हैदराबाद से आई।
हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके में लोग ईद की खरीदारी ऐसे कर रहे हैं जैसे कोरोना कभी था ही नहीं, जैसे कोरोना है ही नहीं। ये तस्वीरें चार मीनार इलाके की हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। सबको मालूम है, लेकिन लोग लापरवाह हैं। लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। लोगों की भीड़ है, ऑटो और कारों की वजह से ट्रैफिक फुल दिखता है। और खास बात यह कि यहां पर बड़ी दुकानें तो खुली हैं, साथ साथ फुटपाथ पर भी बाजार सज गए हैं और लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह होकर खरीदारी कर रहे हैं। अगले हफ्ते ईद है, कल रमजान का आखिरी जुमा है, मुबारक मौका है। इस मुबारक मौके पर मातम ना हो, इसके लिए सावधानी तो जरूरी है। बड़े बड़े मौलानाओं ने मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि इस बार ईद पर बाहर न निकलें, घर में ही ईद मनाएं, लोगों से गले न मिलें, क्योंकि अगर कोरोना का नुकसान हो गया तो अगले साल ईद कैसे मनाएंगे। कोरोना की वैक्सीन को लेकर आज दो अच्छी खबरें आई हैं। पक्की एक ताजा खबर आपको बता दूं, नागपुर से हैदराबाद जा रहे एयर एम्बुलेंस की मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एक मरीज समेत 5 लोग एयर एम्बुलेंस में थे। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मरीज को नानावटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। नागपुर से उड़ान भरने के बाद इस एयरक्राफ्ट का एक पहिया गिर गया था। मुंबई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषणा की गई और यह सेफ लैंडिंग हुई। और आज की अच्छी खबरें आपको बता दूं, छोटी छोटी दो खबरें हैं कोरोना के खिलाफ जंग में। पहली तो यह कि रूस के स्पुतनिक वैक्सीन का एडवांस वर्जन आ चुका है। यह सिंगल शॉट वैक्सीन है, यानी इसकी एक ही डोज लेनी होगी और इसकी एफिकेसी 80% से ज्यादा है। स्पुतनिक ने इसका आज ऐलान किया और कहा कि उसकी ये वैक्सीन कई डबल डोज वाली वैक्सीन से भी ज्यादा इफेक्टिव है और इससे कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम में तेजी आएगी। तो अब स्पुतनिक के पास में डबल डोज वाली वैक्सीन भी है और अब स्पुतनिक दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन बन गई है जिसमें डबल डोज वाला वर्जन भी है और सिंगल डोज वाला भी। दूसरी फ्रंट जो अच्छी खबर कोरोना वैक्सीन के फ्रंट से वो ये कि फाइजर की वैक्सीन अब बच्चों को भी लगेगी। कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने इस वैक्सीन को 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है। अब तक फाइजर की वैक्सीन 16 साल से ऊपर के लोगों को दी जा रही थी, लेकिन अब ये 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी दी जाएगी। हालांकि कनाडा ने अभी वैक्सीनेशन की डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस बात को मंजूरी दे दी है कि फाइजर की वैक्सीन बच्चों को लगाई जाए। ये सेफ है और माना जा रहा है कि कुछ हफ्तों में अमेरिका भी इसे मंजूरी दे देगा। फाइजर ने 12 साल से ऊपर के बच्चों में अपनी वैक्सीन का ट्रायल मार्च में किया था और फाइजर का दावा है कि वैक्सीन बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसकी इफेक्टिवनेस 100% है। और अब वक्त है आज की स्पेशल रिपोर्ट का। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन इमरान खान के एक फैसले ने कोरोना का खतरा और बढ़ा दिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।